नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर संभल में हुई हिंसा के बाद अब हालात फिलहाल सामान्य हैं। धीरे धीरे ही सही, बाजार अब खुलने लगे हैं, लेकिन सियासतदानों को फिलहाल शायद इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हालात सुधरे या नहीं सुधरे। उन्हें मतलब सिर्फ इस बात से है कि किस तरीके से बयानबाजी करें और उनकी सियासत को वो बयानबाजी सूट करती रहे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार संभल को लेकर छाती पीट रही है और बार बार अपने प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भेजने की कोशिश भी कर रही है, ये जानते हुए कि फिलहाल संभल में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। सवाल अब यही उठता है कि कड़ी मशक्कत के बाद जिस संभल में जिंदगी वापस पटरी पर लौटी है, वहां पहुंचकर भावनाएं भड़काना क्या सही है? और क्या विपक्ष को यह बात पता नहीं है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर सियासी खेल समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है? पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संभल हो रहा है जैसे जैसे शांत, सियासी गलियारे क्यों हो रहे हैं अशांत? संभल के बहाने तुष्टीकरण का खेल, सिर्फ एक पक्ष से ही क्यों हो मेल? संभल शांत है, फिजाओं में जो जहर घोला गया था उसकी धुंध अब छट रही है। इसमें स्थानीय मुस्लिम नेताओं और प्रशासन की मिलीजुली कोशिश है जो कि अब रंग ला रही है। उग्र हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई, जो ये बताने के लिए काफी है कि चंद लोगों को छोड़कर बाकी सभी को अमन चैन पसंद है। लेकिन सियासी लोगों को शायद ये अमन रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वो अब संभल की घटना की नींव पर सियासी महल खड़ा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की संभल पहुंचने की बेचैनी ये साफ इशारा कर रही है। और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा? उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें। अफसोस की बात है कि जब यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। सपा ने संभल में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की ये दूसरी कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन संभल कूच करने की तैयारी में भी था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के आगे एक न चली, जिसकी खींच सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि समूचा इंडिया अलायंस निकाल रहा है। हम लोग जो हैं आज संभल जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने बलपूर्वक हम लोगों को रोकने का काम किया है। घर को पूरा हमारे पुलिस ने घेर लिया है और सरकार ये चाहती है कि दमन और जुल्म से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबा दी जाए। हम चाहते हैं कि संभल में शांति कायम हो। हम चाहते हैं कि संभल के जो लोगों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कोई इस घटना की पूरी जांच करें। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कोई भी ताकत हमारी आवाज को दमन और जुर्म से दबा नहीं सकती है। देखिए, अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था। हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का
ये किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। संभल में जो हुआ वो सब ने देखा। पत्थर कौन चला रहा था, फायरिंग की शुरुआत कहां से हुई, कैसे प्लानिंग के तहत छतों पर पत्थर जुटाए गए, कैसे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और कैसे मामले में सपा के सांसद और विधायक की भूमिका सामने आई, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक पक्ष से ही हमदर्दी क्यों है? घायल तो दर्जनों पुलिस वाले भी हुए हैं, आखिर उनकी सुध कौन लेगा? संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है, वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश असल में उपचुनावों में करारी शिकस्त के तत्काल बाद ही समाजवादी पार्टी को संभल ने एक बड़ा मौका दिया कि वो दोबारा पीडीए की दगी कारतूस से निशाना लगा सके, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से पीडीए का नैरेटिव पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, उसके बाद सपा का डर वाजिब है। सपा को जिन 2 सीटों पर जीत मिली, उसकी वजह पीडीए नहीं बल्कि पुराना M22 समीकरण रहा, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही उसकी बड़ी ताकत रहा है। ऐसे में संभल के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी बुनियाद को बचाए रखने की कोशिश में है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वोट के लिए बने हुए माहौल को बिगाड़ना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, वहां पर पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डेलीगेशन इस दौरान संभल जा रहा था समाजवादी पार्टी का, जिसको रास्ते में रोक दिया गया। उसके बाद से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर हमलावर पूरे तरीके से हो चुके हैं। ऐसे में इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। शमसी आजाद, नेता बीजेपी हमारे साथ में, और नेता समाजवादी पार्टी के डीपी यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। डीपी यादव जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हुए कि आखिरकार, क्योंकि प्रशासन ने तो बीते दिन ही कह दिया था कि 10 तारीख तक बाहरी लोगों का आना बैन है पूरे तरीके से, क्योंकि संभल को सबसे पहले जरूरत इसी चीज की है कि यहां पर शांति व्यवस्था किस तरीके से कायम की जाए। फिर ऐसे में डेलीगेशन का जाना 10 तारीख के बाद भी जा सकते थे, इसको लेकर आखिरकार इतनी सियासत क्यों? उत्तर प्रदेश के संभल को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जलाने का काम किया है, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि बाहरी लोगों का
वहां जाना प्रतिबंधित है। ये बताइए, क्या हम लोग अमेरिका वासी हैं? जापान से हम लोग आए हैं? चीन से हम लोग आए हैं? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, अरे हम लोग इसी प्रदेश के वासी हैं। संभल में जिन भाइयों की हत्या हुई है, क्या हम लोग उनके दुख दर्द में शरीक नहीं हो सकते हैं? वहां से खबरें आ रही हैं कि उनको दवा नहीं मिल रही है, घायलों का समुचित इलाज नहीं हो रहा है, पुलिस प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रही है, और जो जांच आयोग गठित हुआ है उसके पास जो लोग भेजे जा रहे हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे बयान दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से शोषण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा पंकज जी। आज जिस प्रकार से हमारे नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो रहे हो, या आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हो, या हमारे विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हो, जिस प्रकार से व्यवहार इनके पुलिस प्रशासन और सरकार ने किया है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, घरों से निकलने नहीं दिया गया। हम लोग भी जाना चाहते थे, हम लोगों को भी नहीं जाने दिया वहां पर। तो इस तरह से रवैया कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक रवैया है पंकज जी। ये लोकतांत्रिक देश है, आप हमारी बातों से सहमत असहमत होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन हम जब जा रहे हैं, हमने यहाँ तक कह दिया, हमारे माता प्रसाद पांडे ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, विधायक ने हमारे ये कह दिया कि आप हमको वहां के डीएम एसपी के साथ ले चलिए, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम वहां पर जाएंगे, केवल उनके दुख दर्द में शरीक होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम जायजा लेंगे, हम जानना चाहेंगे। तो सरकार ने इस तरह से भयभीत हो गई है प्रतिपक्ष से, विपक्ष से इस प्रकार सरकार डरी हुई है कि विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब ये चंद दिनों की मेहमान है। बताइए, 19 तारीख को पंकज जी वहां सर्वे हो गया था, शांतिपूर्ण तरीके से सभी पक्षों ने उसको मान लिया था, सेटिस्फाइड हो गए थे ये लोग। लोगों ने पूछा कि और तो कुछ नहीं करना आपको, लेकिन यही पेट में दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी के कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे क्यों हो गया। हम तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, हम तो प्रदेश को डीपी यादव जी, सर्वे न्यायालय के थ्रू होता है या फिर इस दौरान सरकार के थ्रू होता है? नहीं, ये देखिए सर्वे, नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जब सर्वे होता है, जब वहां पर वकील गए थे, क्या वो सरकार भेजती है या फिर कोर्ट भेजता है? सर्वे न्यायालय के थ्रू होता है। न्यायालय के थ्रू होता है ना? न्यायालय के थ्रू होता है ना? नहीं, सुनिए, मैं एक मिनट डीपी यादव जी, एक मिनट। आपने अभी कहा कि हम कोई बाहरी लोग नहीं हैं। बाहरी लोग तो वो भी नहीं थे जिन्होंने पत्थर मारे थे, वो भी वहीं के थे ना। अगर दूसरे भी शहर से, ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे शहर से भी लोग आए थे तो उत्तर प्रदेश के ना। अगर वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, आप 10 तारीख के बाद भी अगर जाएंगे, क्या वहां पर कुछ बिगड़ जाएगा अगर 10 तारीख के बाद आप जाएंगे? कोई शांति व्यवस्था नहीं कायम की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उत्पीड़न हो रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। शांति व्यवस्था के नाम शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत काम हो रहे हैं। वहां पर लोगों को भय के साए में जीना पड़ा है। डीपी यादव जी, आपके पास में कोई शिकायत आई है? आपके पास में कोई शिकायत आई है कि संभल के अंदर उत्पीड़न हो रहा है? वहां से शिकायतें आ रहे तभी हम करें, वहां तो आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? शिकायतें आ रही हैं, आप सार्वजनिक करिए। आप ट्विटर खेल रहे हैं, आपकी तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। जब आप बयान दे सकते हैं तो आप उनके शिकायतों के, जो शिकायतें आपके पास में है, उसे भी सार्वजनिक कर सकते हैं। बताइए, सरकार ने वहां पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया, वहां पर लोगों को जाना क्यों सरकार डरी हुई है? आप बताइए, क्यों सरकार वहां नहीं जाने देना चाहती है? हम जब ये कह रहे हैं कि हमको फौज की देखरेख में भेजिए, डीएमएसपी की देखरेख में भेजिए, तो सरकार क्यों नहीं भेज रही है? आप ये बताइए, सरकार क्यों डरी हुई है? सरकार क्यों भयभीत है? इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार इस प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है, ठीक है, सांप्रदायिकरण करना चाहती है सरकार। ठीक है, शमसी आजाद हमारे साथ में है। शमसी आजाद जी, जब समाजवादी पार्टी या विपक्ष जाना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहता है, सीधे तौर पर एलिगेशन भी यहाँ पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे भैया आप? पंकज जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, और हमारे भाई डीपी यादव जी को भी नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी मानवता का कोई काम किया नहीं, इंसानियत का कोई काम किया नहीं। अब जब उन्होंने देखा कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन ने अदा करा दी और इनके सांसद के पिताजी वहां पर हजारों लोगों की भीड़ को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, जबरदस्ती खैर प्रशासन ने नमाज की बात की तो प्रशासन ने माहौल को देखते हुए नमाज की इजाजत दी और नमाज वहां पर अदा हुई। अब ये रातों रात हुआ, समाजवादी पार्टी खेमे में कह रही
मुसलमान कैसे इतना खामोश है, मुसलमान ने कैसे सब्र कर लिया, मुसलमान ने कैसे नमाज अदा कर ली है, जुमा कैसे शांतिपूर्वक हो गया। जिस जुमे को हम आपके हवाले करना चाहते थे, इस जुमे की नमाज को तो हम दंगे में तब्दील करना चाहते थे, ये अल्पसंख्यक समाज कैसे समझदार हो गया। तो अब इनको लगा कि भाई अब एक बार फिर से चलो वहां पर दौरा करते हैं, दौरा करके एक बार जो है वहां पर एक बार फिर जो है बारूद का काम करते हैं, वहां पर आग लगाने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, फिर मुसलमानों की भावनाओं से खेलते हैं, फिर उनसे पत्थरबाजी करवाते हैं, फिर उनसे छुरेबाजी करवाते हैं, फिर उनके हाथ में कट्टा देते हैं और बेगुनाहों की हत्याएं करवाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का मंसूबा और उनकी मंशा जैसे हमारे एलआईयू को लगती, जैसे हमारे इंटेलिजेंस विभाग को लगती है, तो उन्होंने फौरन उनके जो सक्रिय नेता थे, आप बताएं, एक मिनट डीपी यादव देखिए बोलिएगा, मैं बदतमीजी पर उतर आऊंगा, एकदम खामोशी से सुनिए। डीपी यादव जी एकदम खामोशी सुनिए, पंकज जी इनकी आवाज म्यूट करिए, ठीक है। जब वहां के सांसद, जब वहां के सांसद, जब वहाँ के शांतिपूर्ण तरीके से हाल चाल ले लेते हैं, वहाँ के विधायक वहाँ का जाके हाल चाल ले लेते हैं, सांसद के पिता वहाँ पर जाके हाल चाल ले लेते हैं, बाकायदा सबके साथ नमाज हो जाती है और हजारों लोगों ने, एक दो लोगों ने, हजारों लोगों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुंचकर जुमे की नमाज अदा करते हैं। तो तब इनके पास, डीपी यादव के पास, इनके किसी नेता के पास फोन नहीं आता कि हमारे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, तो कहीं पर कुछ नहीं था। लेकिन वही बात है कि जब राजनीति करने वाला इतने घिनौना चरित्र, इनका घिनौना चेहरा कि भाई कैसे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई, ये तो मना रहे थे कि जुमे की नमाज में ही कुछ हो जाए, जिससे अल्पसंख्यक समाज एक बार फिर बदनाम हो जाए, जैसा कि इन्होंने 2012 से 17 तक किया। इन्हीं मुसलमानों के हाथों में पत्थर देकर इन्हीं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, इन्हीं को जो है हत्यारा बनाया, इन्हीं को बलात्कारी बनाया, इन्हीं को जो है अपहरणकर्ता बनाया, इन्हीं को माफिया बनाया। आज अल्पसंख्यक समाज समझ गया कि भाई हमारे साथ अगर कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके पीछे यही वो पार्टियां जिनको हम हमेशा वोट देते हैं, जो हमारी रहनुमाई का वादा करते रहे, जो हमारी वो तो ये भी कह रहे हैं दावा ना, करते ये हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब कराया है और बीजेपी जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद सीधे तौर पर आप पे ही आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। तो आप बताएं उसको ना, दबाने आप के लिए बताएं कि अगर बीजेपी ये करा रही होती तो हमारे ख्याल से सपा के किसी भी नेता को जाने से नहीं रोकती, वो तो खुली छूट दे देती कि भाई आओ यहाँ पर और दंगा कराओ। ये प्रशासन जो वहां पर इस तरीके से अलर्ट है, जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन ने वहां पर दंगे को काबू में किया, तो एक बात बिल्कुल आप साफ दंगा जाती है। कराने के लिए, नहीं शमसी आजाद जी, आप दंगा कराने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही समझ रहे हैं क्या कि समाजवादी पार्टी के पूरी नेता ही तरीके दंगा से करते हैं? पूरी तरीके से जिम्मेदार है पंकज जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। और मैंने कल का हवाला दिया ना कि भाई इनको जाने की क्या जरूरत है वहां पर, जब वहां के सांसद इनके, वहां के विधायक इनके, जीते हुए सारे लोग इनके संभल के, तो इनको जाने की, यहाँ से लखनऊ से जाने की क्या जरूरत है, बरेली और ये क्या कहते हैं गाजियाबाद और नोएडा से जाने की क्या जरूरत है। वहां पर क्या नेता नहीं इनके, उनको वहां पर पहुंचे हैं, वो लोग वहां पर पहुंचे, उन लोगों ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। सब कुछ ये था कि जुमे की नमाज में एक बार फिर से बवाल होगा, लेकिन अल्पसंख्यक समाज ने बड़ी समझदारी की और प्रशासन की बातों को माना। प्रशासन ने उनसे बातचीत की कि भाई आपकी जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। सांसद के पिता ने जो है हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचकर नमाज भी अदा की। शायद डीपी यादव की इसके बाद की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब लगा अखिलेश यादव को कह रहे ये अल्पसंख्यक समाज एक बार फिर शांति की तरफ बढ़ रहा है, ये तो फिर अमन चैन की तरफ बढ़ रहा है, ये तो फिर वही योगी जी को वोट दे देंगे, इनको लाओ भड़काया जाए, इनकी भावनाओं को खेला जाए। तो आज इन्होंने फिर एक नया गेम खेला कि हम वहां पर जाएंगे और वहां पर शांति भंग नहीं किए। वहां पर जाने से क्या हो सकता है, किस तरीके से ये वहां पर मदद कर सकते हैं। अरे ये झांसी का हादसा भूल गए, जहां पर बच्चों की जिंदा लाशें थी, वहां पर कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया, वहां पर जो है अखिलेश यादव ने जाने की जहमत नहीं की, वहां पर उन्होंने कोई अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। जहां पर ये लगता है कि मुसलमानों के वोट बैंक से खेला जाएगा, उनकी भावनाओं से खेला जाएगा। अरे शर्म करिए समाजवादी पार्टी के नेताओं, लोग शर्म करो कि तुम्हें हमेशा हाथों पर और मुर्दों की उस पे जो है लाशों पर राजनीति करने का समय मिलता है। कभी तो इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया करो, कभी तो मानवता की बात कर दिया करो। हमेशा ऊंची राजनीति के शिकार करने वाली बात है। अब अल्पसंख्यक समाज आपसे दूर जा चुका है, ये आप भली बात समझ लीजिए। अब आपकी सत्ता में वापसी कभी नहीं हो सकती। ठीक है शमसी आजाद जी। डीपी यादव, एक सवाल ये भी है कि आखिरकार किसी एक ही पहलू पर क्यों जाना? वहां पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या उनसे भी मुलाकात, क्या उनका भी हालचाल जानना? और इससे पहले, क्योंकि बीजेपी ने तमाम आरोप आप पर लगाए हैं, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उस समय पर भी डेलीगेशन मंगेश यादव के परिवार से मिला। जौनपुर में जिस तरीके से गो तस्कर के एनकाउंटर हुआ, वहां पर भी आप उन्हीं के परिवार से मिलने के लिए गए। ऐसा मतलब ये राजनीति नहीं समझ में आती कि आखिरकार आरोपियों की तरफ क्यों जाना, क्यों उनका हालचाल जानना? क्या कभी पीड़ित की तरफ जाने की जहमत आपने उठाई? क्योंकि बीजेपी ने ये तमाम सवाल पहले से ही इस दौरान सवाल खड़े कर रखे और बार बार आखिरकार, क्योंकि संभल में भी वही स्थिति नजर आ रही है, आखिरकार ऐसा क्यों?
देखिए, अभी शमसी भाई कह रहे थे कि झांसी में जिस प्रकार इनकी सरकार में अव्यवस्थाओं के कारण, चिकित्सा व्यवस्था में जो फेल्योर है उसके कारण नवजात शिशुओं की हत्या हुई थी, तो इनको शायद मालूम नहीं है। वहां भी हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था और उनके सुख में शरीक हुआ था और सरकार से ये मांग किया था कि सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे जो भी दोषी लोग हैं। अब सुनिए, मैं बोल रहा हूँ और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ सब कुछ निपटा लिया। तो क्या ये सरकार से मांग करेंगे आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सरकार अब सर्वे न कराए, अब सरकार वहां पर सर्वे बंद करा दे, जिससे आपसी सौहार्द कायम रहे, वहां पर लोग मिलजुल करके रहे? बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां जाने नहीं दे रहे हैं। और आपने पुलिस वालों की बात की, तो मैं बता दूं, पुलिस वालों को पूरा इलाज मिल रहा है, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है, लेकिन वहां पर जो पीड़ित हैं, जिनके बच्चे मारे गए हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ जुर्म ज्यादती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कोई सहायता नहीं दे रही है, उनका चिकित्सकीय इलाज नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग वहां जाना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे। ये बताइए, पुलिस ने किस प्रकार बर्बरता पूर्वक उनको पीटा था, किस प्रकार से वहां पर, और ये कह रहे हैं, ये बताइए कि इनके गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप गुंडे जिस प्रकार से सांप्रदायिक नारे लगाते हुए गए थे वहां पर, कौन इनको इजाजत दिया था? ये भी जांच का विषय है। जब वहां पर कमिश्नर की देखरेख में, डीएमएसपी की देखरेख में और पुलिस सरकार जुडिशरी की देखरेख में टीम जा रही थी, तो ये लोग डीपी यादव, एक सवाल था मेरा, एक सवाल, नहीं, आपने पूरा विश्लेषण मुझे पहले भी इसका करा दिया था। एक सवाल था मेरा कि जब जौनपुर का मैंने जिक्र किया, मंगेश यादव का मैंने जिक्र किया, उनके परिवारों से आपका डेलीगेशन मिलने गया, आखिरकार एक तरफ ही क्यों, दूसरी तरफ क्यों नहीं मिलने जाता? ये सवाल है। तो मैंने बताया ना, जिनको सहायता मिल रही है, जिनको सरकार इलाज करा रही है, आपको पूरे तरीके से आपके पास में पूरी जानकारी है कि पुलिस वालों को सही इलाज मिल रहा है, जो पीड़ित हैं उनको सही इलाज वहां पर नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? तो फिर आप, पुलिस वालों को इलाज मिल रहा है, तो फिर पुलिस वालों को इलाज मिल रहा है, तो फिर आप जिस तरीके से, फिर आप सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, इसको सार्वजनिक करिए। किस किस को इलाज मिल रहा है, किस किस को इलाज नहीं मिल रहा है, करिए सार्वजनिक उसको। पूछिए ना, कौन सा पुलिस वाले के बारे में पूछना चाहती है? आप डीपी यादव जी, आप सार्वजनिक करिए ना उसको। वो भी घायल पुलिस वाला हुआ है, उसको इलाज मिल रहा है, उसको सरकारी सहायता मिल रही है। डीपी यादव जी, चैनल पर ये बैठकर कह देना कि उन्हें इलाज मिल रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा, बहुत आसान होता है, लेकिन उनकी सूची लाइए। यहाँ पर सूची से काम चलता है, किस किस को इलाज मिल रहा है, किस किस को इलाज नहीं मिल रहा है। और 10 तारीख का कम से कम डीपी यादव जी, शांति व्यवस्था को लेकर 10 तारीख का इंतजार तो कर सकते हो ना। ये तो राजनीति से हटकर इंसानियत की भी तौर पर आता है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन शांति व्यवस्था अपनी जगह पर जरूर बनाए रखे। ये अपील भी, ये न्यूज़ वन इंडिया भी अपील करता है सबसे। सरकार ने कहा था कि आप 3 दिन बाद जाइए। चलिए, समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। शमसी आजाद जी और डीपी यादव जी, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से संभल में इस दौरान पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के बाद में जो माहौल खराब हुआ, फिलहाल वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से प्रशासन ने पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, उसको बीच रास्ते में रोक दिया गया। उसके बाद से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सियासत से ज्यादा जिस जगह पर हिंसा हुई है, क्या वहां पर शांति व्यवस्था नहीं बनी रहनी चाहिए? यह सवाल सबसे बड़ा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।